अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हमने देखा कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोल बहरान में मुलव्विस ऑयल कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने के हवाले से इंदिया दिया गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जून में पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया था। ऐसे वक्त में ये बहरान पैदा हो गया था जब पूरी दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत मनफी में आ गई थी, इंतहाई कम रेट्स पर मिल रहा था पेट्रोल। तो ऐसे में पाकिस्तान में हमने देखा कि पेट्रोल या तो मिल ही नहीं रहा था, अगर मिल भी रहा था तो इंतहाई महंगे दामों मिल रहा था। आखिर इसकी वजूहात क्या थी, ये जानने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, ताकि ये पता चलाया जा सके कि इस बहरान के पीछे आखिर कौन लोग मुलव्विस हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी पेट्रोलियम बहरान पर जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, इसकी रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया था। आज वफाकी काबीना के इजलास में ये रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की गई और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया कि जो मुलव्विस लोग हैं, जो मुलव्विस कंपनियां हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि इससे पहले भी हमने देखा कि कमेटियां बनती रही, तहकीकात भी होती रही, रिपोर्ट भी सामने आती रही, लेकिन हमने देखा कि कार्रवाई किसी सतह पर होती नजर नहीं आई। इस बार सूरत हाल क्या मुख्तलिफ होगी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ आज ये भी खबरें आ रही हैं कि वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय जो हैं वो फरवरी में कराने का फैसला किया है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन की जो तहरीक है, अपोजिशन की जो डेडलाइन है, उसमें भी यही कहा गया है कि 31 जनवरी तक अगर हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर 1 फरवरी को PDM के इजलास में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, हतमी तारीख दी जाएगी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या अपोजिशन की इस पूरी तहरीक का महवर कहीं सेनेट इलेक्शन तो नहीं है? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि कल PDM क़यादत की जानिब से हुकूमत को किस तरह से अल्टीमेटम दिया गया। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई 31 दिसंबर तक हुकूमत जो मुस्ताफ़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ मीडिया पर जो गुज़िश्ता रोज़ तनकीद की गई PDM क़यादत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, तो क्या PDM अपनी नाकामी का गुस्सा मीडिया पर उतार रही है? इस पर भी बात करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की है। आखिर अचानक बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ से मुलाकात का ख्याल कैसे आ गया, इस पर भी बात करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर नाज़रीन बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपी की रहनुमा शहला रज़ा साहिबा, मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज वफाकी काबीना के इजलास में जो रिपोर्ट पेश की गई, ज़ाहिर है ये छोटी बात नहीं है। जून में हमने देखा कि पूरी दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत इंतहाई कम सतह पर आ गई, मनफी में आ गई, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रही, आवाम को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें मुलव्विस पाई गई। तो आप समझते हैं कि इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, कोई कार्रवाई होगी? माज़रत खात नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। पहली तो बात यह है कि ये अच्छी बात है कि कल आपने देखा ज़मीर हैदर के प्रोग्राम पब्लिक पल्स में ये खबर ब्रेक की गई थी। ज़मीर हैदर ने बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ये छक्का मारा है। सबसे पहले वो रिपोर्ट लेके आए हैं, सारी डिटेल लेके आए हैं क्या है जिसने मुल्क को हिला के रख दिया है। देखें, अब जो इत्तलात आ रही हैं सोनिया, कि सिर्फ इसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत लोगों को 7 अरब रुपए का टीका लगा है। जिस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनी और दूसरी कंपनियों ने लूटा है और जिस कनामन के साथ लूटा है, ये भी अब देखने वाली बात है। अब देखें, ये इससे पहले आटे और चीनी के मामले पे आप देख लें, 400 रुपये का आपको मुझे टीका लग चुका है। इसी तरह से देखें, सवाल बुनियादी तौर पे इस वक्त यही है कि जिस तरीके से कल कासिम खान जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, मुझे लगता है कि जिस गुस्से से उन्होंने रिपोर्ट कहा कि जिसको पब्लिश की जाए, इसको पब्लिक किया जाए, तो ये था कि ठीक है, अच्छी बात है, इनके ज़माने में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिक भी हो रही हैं, आटे और चीनी वाली भी आई है और भी आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक्शन नहीं होता। देखें, माफियाज कार्टेल इतने मजबूत हैं, वो ऊपर नहीं कहते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हर सतह पे, हर लोग जगह पे इनको लोग बैठे हैं। सोनिया, अफसोसनाक बात देखें, कितना अभी 2300 अरब रुपये का आप देख लें बिजली का सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है हमारे सामने, 350 अरब रुपये का गैस का सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है। स्टेट कॉरपोरेशन की हेमरेजिंग जिस तरीके से हो रही है, कहा जा रहा है कि 1200 से 1500 अरब रुपये का नुकसान सालाना उसको हो रहा है।
हर तरफ नुकसान है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, बड़ा मामूली सा, बल्कि इस क्वार्टर में तो शॉर्ट फॉल बड़ा हुआ है। फिर आप देखने एक्सपोर्ट मार्जिन सी बनी है, हुकूमत के पास पैसा सिवाय इसके कि जो रेमिटेंसेस आ जाती हैं बाहर से, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जिस तरीके से मुल्क को खोखला करने की कोशिश की जा रही है, अब सवाल तो ये है कि आज इन्होंने कमेटी 4 रुकनी कमेटी बना दी। मेरा सवाल ये है कि 4 रुकनी कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा? भाई कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और उसको आप फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करें। जो अभी देखें शायद खकान अब्बासी क्या कह रहे हैं कि वो डीजी ओगरा जो है, वो डॉक्टर जो है, वो डंगर डॉक्टर है, उसके पास उसकी वो उसकी सनद है। मतलब अगर आप इस तरह के निकम्मे लोगों को आप लगाएंगे, उनके दौर में अपॉइंट हुए चले जी लगाए थे उन्होंने, तो ये हटा देते ना। 2-2.5 साल का अरसा तो हो गया है। जब आप समझते हैं गुड गवर्नेंस आपने करनी है, राइट जगह पे राइट आदमी को आपने लगाना है, तो वो कहाँ है सारी चीज़ें? देखें सवाल उठाए जाएंगे, सवाल उठेंगे भी, इतना आसानी से जान नहीं छूटेगी। खाली ये कह देना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये धचका लगा कि जी 4 मेंबर कमेटी बना दी। कि कमेटी बनाने का मतलब है डंग टपाऊ काम। एक दफ़ा फिर कुछ अरसे के लिए वो आपने देखा था जब पनामा में नवाज़ साहब का जिस वक्त नाम आया था, तो क्या कहा था ख्वाजा साहब ने, और मियाँ साहब छोड़ो लोग भूल जाएंगे, कल कलां ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे यहाँ लोगों को आदत है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भी हुकूमत तो ख़ास तौर पे आई थी कि जी शफाफ मामलात को करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, अदारों को ठीक करना है। अगर इनके ज़माने में ये चीज़ें आ रही हैं और वो अपोजिशन जिन पे इल्ज़ाम लगता है कि लूट करके खा पी गए हैं, तो मतलब अगर उनको मौका मिल रहा है आटा चीनी चोर आपके नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ, तो क्या होगा? मेरा ख्याल है इस पे फौरी तौर पे हुकूमत को बजाय इसके कमेटी बनाते, वो कहते हैं जी बिठा के अपने लोगों को एक्शन लेने वाली बात होती। अब ये कितना अरसा लगाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि एसओपी तय हुआ है, मैंडेट तय हुआ है कि जी कितने अरसे के बाद रिपोर्ट आएगी। मुझे तो यही लगता है कि कुछ अरसे बाद ये मामला जो है ना ठप कहा जा रहा है कि 3-4 हफ्ते तक वज़ीर आज़म ने कहा है कि रिपोर्ट पेश की जाए। अच्छा, दूसरी बात, जिस तरह से अभी बात की आपने कि जो डीजी ऑयल हैं वेटरनरी, वो डॉक्टर थे और उन्हें इतने बड़ी पोस्ट पर लगा दिया, क्या आप समझते हैं कि एक वजह बैड गवर्नेंस की ये भी है, ये जो सारे हालात बने हुए हैं, माफियाज कंट्रोल नहीं हो रहे, इसकी एक वजह ये भी है कि नाहल लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिठा दिया जाता है, जो डिजर्व करते हैं उनके बारे में कुछ उन्हें दी नहीं जाती? ये भी एक मेरे ख्याल से लम्हा फिक्रिया हुकूमत को सोचना होगा। देखिए जो स्टेटस को है ना, ये कंटिन्यूएशन है। अभी मैं आपको बताऊं कि स्टेट कॉरपोरेशन की तकरीबन 125 अदारे हैं जिनके डीजी, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उनके रुकन लगाने वाली पिछली हुकूमत ने भी नहीं लगाए थे। इन्होंने भी आज देख लें, अब कल एक खबर आई थी कि जी शायद दोबारा से वो बंदे ढूंढ रहे हैं। भाई क्या वजह है कि आपको लोग नहीं मिल रहे, अदारे काम कैसे करेंगे? अगर आप एक अदारे का हेड नहीं होगा, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं होंगे, उनके मेंबर नहीं होंगे, होता क्या है? सारे के सारे इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि जी मेरा बंदा आ जाए, उसके बाद फलाने का मामा चाचा आ जाए, फिर वो कमीशन तय होती है, फिर मामलात। देखिए स्टेटस को यही है कि चीज़ें जिस तरह मुल्क चल रहा है, जिस तरह मैं आपको बताऊं, एक साहब थे, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, वो बड़ी हाई पोजीशन में बैठे थे। उन्होंने बहुत बड़ा करप्शन का नेटवर्क जो है ना उसको अनर्थ किया। फिर अगली मीटिंग में उन्होंने 2 दफ़ा एक प्रोजेक्ट आया, उन्होंने उस पर एतराज़ किया, तो जो सेक्रेटरी थे उस को लड़ पड़े उनसे। उन्होंने कहा आज के बाद ये करप्शन छोड़ो, ये बुनियादें मत हिलाओ इसकी, ये जिस बुनियाद पे चल रहा है मुल्क उसको चलने दे। यानी करप्शन चल रही है तो इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ, इसको मत छेड़ो। तो देखें ये तो हम 72 सालों में हम देख रहे हैं चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि इमरान के दौर में कहा गया था कि जी शफाफ गवर्नेंस होगी, लूटने वालों को सजाएं होंगी। अभी आप देख लें माजरत के साथ जो भी है, आप क्लीन आदमी हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को ही हंट किया जा रहा है ना, बाकी तो कोई नहीं फंसा अभी। ना ही आपने हुकूमती लोगों को फंसाया, अभी इनके खिलाफ जो केसेस बने हैं वो भी सामने नहीं आ रहे। चीनी बहरान की रिपोर्ट के बारे में बड़ा कहा गया, बड़ा क्रेडिट भी लिया गवर्नमेंट ने कि हमने पब्लिक कर दी, लेकिन किसको सजा हुई, साहब चले गए थे बाहर, पता ही नहीं है। 1 साल के बाद गालिबन या कुछ तो उससे कम अरसे के बाद वो वापस आ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं, पंजाब में काम हो नहीं रहा, उनको काम सौंपा जाएगा, लोगों को विन ओवर कैसे करना है, पंजाब के MNAs MPs को अपने साथ कैसे रखना है। अभी ये खबरें आ रही हैं। सजा हो जाती तो वैसे अच्छे मिसाल सेट हो जाते हैं। देखिए बात ये कि सज़ा हम नहीं कहते सज़ा होनी चाहिए। भाई एक आदमी पे इल्ज़ाम है, आप उस पर केस बनाएं, केस उसका भेजें, उसके बाद फैसला किया जाएगा। अदालतें बैठी हुई हैं, हम और आपको किंग है, क्योंकि वो तो यही कहते हैं ना, जहांगीर तरीन साहब भी और 9 कंपनियां जिन्होंने 3 बिलियन रुपए की सब्सिडी ली थी चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए। 3 तरह से इस मुल्क को लूटा गया था। एक्सपोर्ट करके अलहदा पैसा बनाया, सब्सिडी लेके चीनी 54 रुपये से आपने देखा 110 तक पहुंची वो। फिर उसके बाद उन्होंने 70% चीनी जो है ना वो उन्होंने भेजी अफगानिस्तान, और जो ट्रक 17 टन का चीनी लेके जाता था वहाँ पे शो किया गया 70 टन अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, 3 तरह से उन्होंने लूटा। उसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब वहाँ चले गए, बाकी लोग बैठे हुए हैं। और मुझे तो पता है कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कहा है, जो चीनी कंपनियाँ चलाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बंदे तो
ओगरा में बैठे हैं हमारे बंदे, SCCP में बैठे हैं, सेंट्रल बैंक में हमारे बंदे बैठे हैं, FI में हमारे बंदे बैठे हैं, आप हमें कहाँ से सज़ा दिलवाएंगे? जो वो कह रहे हैं मैं उस पर यकीन करता हूँ। सबसे अहम बात है शेख रशीद साहब, आप लाख इख्तलाफ करें वज़ीर की हैसियत से, गालिबन 14वीं दफ़ा उनको ये वजारत मिली है। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जी करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती, मैंने अपने हाथ उठा दिए हैं, मैं नहीं समझता कि चोरों पे हाथ डाला जा सकेगा। तो कौन ख़त्म करेगा? फरिश्ते आके ख़त्म करेंगे। अभी सवाल ये है कि अभी 2.5 साल का पीरियड है, इनसे सवालात पूछे जाएंगे। अब मसला तो यह है कि जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं, जिनके आप ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो तो साबित नहीं हो रहे, उल्टा आपके अपने लोगों के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये इसको आई ओपनर है, ये ज़मीर की रिपोर्ट जो सामने आई है, इसको जवाब बना के सामने रख के फौरी तौर पे मस्ट रोल और लोगों को निकालना चाहिए, सजाएं देनी चाहिए, इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए, ताकि लूट मार का सिलसिला खत्म किया जा सके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपके वक्त का। शैला रज़ा साहिबा, आपसे पॉइंट लूंगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई है पेट्रोल बहरान से मुताल्लिक, हमने देखा कि जून में पूरी दुनिया में जब पेट्रोल जो है वो सस्ते दामों मिल रहा था, मनफी में आ गई थी कीमतें, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि मसनूई बहरान पैदा किया गया। आज हमने देखा कि ये रिपोर्ट पेश की गई वफाकी काबीना में, वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि जो मुलव्विस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि बातें होती रही, रिपोर्ट्स भी पब्लिक होती रही, लेकिन उस लेवल पे हमें कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। तो आपको क्या लगता है? आपने खुद ही बात कर ली, और मैं समझती हूँ कि जो मुलव्विस हैं, अगर मिनिस्टर हैं तो मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी, अच्छी मिल जाएगी। अगर मिनिस्टर हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री लेके पार्टी में कोई अच्छा ओहदा दे दिया जाए, कार्रवाई हो गई, खत्म। लेकिन शैला रज़ा साहब, आपको नहीं लगता कि जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, माहौल होता है, तो ऐसा लगता है कि बस हुकूमतें अपोजिशन पर तनकीद करना शुरू हो जाती हैं, अपोजिशन वालों को ऐसा लगता है कि कार्ड मिल गया है, वो हुकूमत पर तनकीद करना शुरू हो जाती हैं। अभी एहतशाम साहब कह रहे थे कि जो माफियाज हैं, ज़ाहिर है पिछले हुकूमतों में भी उनका मुकाबला करना मुश्किल रहा है, माफियाज ओपनली कहते हैं कि हमसे कौन मुकाबला कर सकता है। तो आप नहीं समझते कि इस तरह के इशूज़ में मिल बैठ कर कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कैसे निपटा जाए इन लोगों से, कैसे निपटा जाए इन माफिया से? और दूसरा शैला साहबा ये भी आप बता दें, आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कि जो करप्शन में पाया जाता है उसको पार्टी का ओहदा दिया जाता है? क्या आप आमिर कियानी की तरफ इशारा कर रही हैं जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जी बिल्कुल, उनको सेक्रेटरी जनरल पार्टी का बना दिया गया? जी, और अभी हाल में ही आजम सवाती साहब से किसी ने पूछा नहीं कि आया वो अराजी जो है वागुजार हुई या नहीं हुई, और उनको बना दिया गया। इससे पहले जो है आपको याद होगा गुलाम सरवर साहब ने इजाफी बिल भेज दिए थे, और फिरदौस आयशा खान साहिबा ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि वो मुशीर इंफॉर्मेशन थी कि ये पैसे वापस होंगे, लेकिन नहीं हुए। फिर आपने खुसरो बख्तियार में भी देखा, बहुत सारे इनके लोग जो और नाम, और कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो अब हम कैसे समझ लें? जहां तक बात है ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन को तो लड़ना ही इसी पे है। ऑपोजिशन का किरदार यही होता है कि हुकूमत की जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करवा के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन अगर कोई हुकूमत जो है वो मुसलसल यही करती रहेगी तो फिर उसको तो रहने का जवाब नहीं होना चाहिए। अगर किसी हुकूमत में सही वक्त पे डिसीजन लेने का ठीक है, सही वक्त पे आप सही कह रही हैं कि फैसला जो है ना वक्त पे फैसले लेने चाहिए, तो नहीं फैसले की कुव्वत ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर तो बेकार है। IMF के पास किस वक्त जाना है नहीं मालूम, किन शराइत के साथ जाना है। दोस्त तो हमारे माशियात हैं, लेकिन शराइत सारी उनकी मानी गई। फैक्टफ में आपने इंतकाम आपको है चढ़ावा इक़्तिदार के नशे के साथ, लेकिन आपको ऐसे कानून बनाए जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में ये तरीका है कि चार्टर ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके साथ मैच करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के सारे उसूलों के साथ चलना चाहिए। लेकिन नतीजा आप देखें कि आप ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं है। तो ऑपोजिशन अपना काम कर रही है, बल्कि ज्यादा अच्छा काम तो शैला साहब अपना काम कर रही है। लेकिन ये जो करप्शन की कहानियां हैं ये तो 72 सालों से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, चाहे 72 साल उम्र नहीं है हम लोगों की। लेकिन सवाल तो यही है कि इस वक्त जो कहा जाता है कि स्टेटस को नहीं टूटने के तैयार, पॉलिटिकल पार्टीज भी वही कर रही होती हैं जो उनको ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं, एजेंसियां बताती हैं, और यही तवातर के साथ यही सिलसिला चल रहा है। कल आपकी हुकूमत आती है, PMLN की आती है, फिर भी यही हो रहा होगा। इसको कौन रोकेगा, कौन खत्म करेगा?
देखें, ब्यूरोक्रेसी जो है वो ट्रेंड होती है इसके लिए कि वो एमपीएज एमएनएस या हुकूमत को जो है वो बातें बताए, क्योंकि बहुत सारे आपके एमपीए एमएनएस तो जमहूरी दौर है, अपने इलाके में अपनी शख्सियत की बुनियाद पर, अपने काम की बुनियाद पर जो वो समाजी कर रहे होते हैं उससे मुंतखब होके आते हैं। वो बहुत सी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेटिक होती हैं वो हम नहीं समझ पाते। इंग्लिश पढ़ लेना एक कागज़ के ऊपर दूसरी बात है, लेकिन उसके फिर पूरी तरीके से अंडरस्टैंड होना, मुझे भी पेपर देखना पड़ता है। मैं जब कैबिनेट का इजलास होता है मैं पूरी रात उसको पढ़ती हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं, कल हम कहाँ बोलना है, और बहुत सी दफा जो है आपको हर चीज बताई जा रही होती है, जो भी एजेंडा होता है आइटम। ठीक है शहला साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी। ठीक है, ये बात जाए, वो पूरा उसको बैठ के ब्यूरोक्रेसी आपको बताती है, पूरी काबीना उस बहस में हिस्सा लेती है। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है शहला साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस इश्यूज पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। अपोजिशन की जानिब से यानी पीडीएम की जानिब से हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है कि मुस्ताफ़ी हों वरना फिर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कहा है कि 31 तारीख तक इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। शैला रज़ा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इस पर आज शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि अगर आप संजीदा हैं तो 31 तारीख को बजाय इसके कि पार्टी क़यादत को इस्तीफे दें, आप स्पीकर को इस्तीफे दे दें। और हुकूमत ये भी कहती है कि स्ट्रैटेजी है क्या कि पहले क़यादत के पास जाएंगे, उसके बाद स्पीकर के पास जाएंगे। अगर आपने हुकूमत को घर भेजना ही है तो आप दें अपने इस्तीफे स्पीकर को, स्पीकर तो तैयार बैठे हैं। पहली बात ये कि हुकूमत ने कैसे समझा कि हम उनका मशवरा मानेंगे और उनके मशवरे पे अमल करेंगे, पहले तो उन्हें अपने आप को समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बात तो उनकी पार्टी नहीं सुनती, और उनको कहना पड़ता है कि विद अस और विद नॉट पे जो है उन्हें पीछे हटना पड़ता है। उनकी पार्टी से कह दिया जाता है कि हमारी कश्मीर पॉलिसी इस शख्स ने खराब कर दी। तो शाह महमूद कुरैशी को समझना चाहिए कि वो जलसा जो को नाकाम तरीन था, उस पे 2 दिन 50 तर्जुमान बोले, 5-6 हज़ार सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने गाली दी। ऐसे क्या नाकामी जलसे की थी कि आज वो आके बैठ गए और उन्होंने इतनी चबा चबा के हस्बे मामूल गुफ्तगू की। तो ये नाकाम जलसा इतने आसाब पे क्यों सवार है? इस्तीफे हमारे ऑप्शंस हैं, हम जब भी दें, आप अपना काम करें, कुछ बताएं कि आज कितनी महंगाई हो जाएगी, जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है मसनूआत की, और किस तरह से आप उसे कंट्रोल करेंगे, क्या होगा। पहले ही इतनी महंगाई है, 220 रुपए अंडे हैं, मुर्गी की कीमत कहाँ चली गई है, ये सारा क्या करेंगे आप? पहले इस पे तवज्जो दें। लेकिन आपका मसला ये नहीं है, वो एक नाकाम शो था, आप कह रहे हैं। शैला साहब, 2 चीज़ें देखें। एक तो जलसे के बारे में आप इंडिपेंडेंट भी देख लें, लोगों ने जो कहा है, हम ये नहीं कहते कि जलसा नाकाम है जिस तरह हुकूमत कहती है। जलसा ठीक था, लेकिन जो कहा गया था, जो एक जिसको कहना चाहिए, जिस पिच पे लेके गए थे कि जी सबसे बड़ा जलसा होगा, वो नहीं हुआ। अब देख लें, मैं आज देख रहा था 2-3 अखबारात के, इंडिपेंडेंट अखबारों के एडिटोरियल देख रहा था, और बहुत सारे नरम गोशा रखने वाले नून लीग के सहाफ़ी और तजियाकार हैं, उन्होंने भी कहा कि जी शायद तैयारी नहीं थी, सर्दी थी, कोविड था, उनको इस नैच तक नहीं जाना चाहिए था। चले, वो तो जलसे पे तो अब बहस होती रहेगी। मैं ये समझती हूँ, मैं एक बात समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि देखिए कोविड है और जो सर्दी थी उसमें इतने बड़े जलसे में आगे पीछे टाइम हो गया, हो जाता है, लेकिन नाकाम यार सादिक साहब ने अपने घर में खाने पे इतनी देर तक लोगों को बिठाया कि आज वो देखे पार्टी में बहस हो रही है। साद रफीक साहब सबसे ज्यादा नाराज इस बात में है कि भी इतना टाइम क्यों लग गया। 4 बजे तक आप खाना खाते रहेंगे सर्दियों के दिनों में, तो आप तो मगरिब से पहले जलसे इस तरह के शैला साहब खत्म हो जाते हैं। वो तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारने वाली बात नहीं साबित हुई। मैं ये समझती हूँ कि ये एक हेल्दी डिस्कशन है जो विद इन 11 पार्टीज हो रही है कि आइंदा किस तरह करना है। हमें किसी ने अरेंज तो करके दिए नहीं थे, हम सभी यहाँ थे, कराची सिंध वाले सारे जो MP MNA सिंध में थे, सिर्फ नासिर शाह साहब और सुहेल अनवर फयाल यहाँ थे, अवाम भी यहाँ की नहीं गई थी। तो हम ये समझते हैं कि ये इस तरह हो गया, अगर कोई कमी बेची रह गई, लेकिन अगर 3-3.5 हज़ार लोग थे और इतना बड़ा इकबाल
पार्क है तो पीस की तो खिलाफ वर्जी नहीं हो रही शैला थी। रज़ा साहिबा, आप भी मान रही हैं कि कमी पेशी रह गई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि मैं आप लोगों की बात पे कह रही हूँ, मैं आपकी बात ठीक पे है कह रही ठीक है, हूँ। लेकिन मैं गुज़िश्ता आपको रोज शैला रज़ा साहिबा, गुज़िश्ता रोज JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, और हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट पे भी कुछ इल्ज़ाम लगाए गए और ये कहा गया कि मीडिया कंट्रोल था, मीडिया पर दबाव था, इस वजह से सही तादाद नहीं दिखाई गई। तो क्या पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही समझती है? क्योंकि जिस तरह से हमारे चैनल ने भी, बाकी भी हम देख रहे थे, मीडिया में काफ़ी अच्छी खासी कवरेज दी गई आपको जलसे के हवाले से भी, दीगर, तो पीपल्स पार्टी भी समझती है ऐसा? मैंने जो बात की वो मैंने आप लोगों की और हुकूमत की बातों के रिस्पांस में की, क्योंकि जब मैं अल जजीरा की और BBC की खबरें देखती हूँ तो मैं, जाहिर है कि मेरे लिए ये हैरानी होती है कि हमारा चैनल 3000 और 4000 और 5000 पे पड़ा हुआ था और हमें ये बातें सुनने को मिली है माफ कि ये कीजिएगा, दबाव था। BBC और अल जजीरा ने भी शैला साहिबा ये लाखों का मजमा नहीं कहा। बताइए, BBC और अल जजीरा ने भी, शैला रज़ा साहिबा। अब 40 और 3000 और 4000 में तो हमने तो कहा है ना, वो तो हुकूमत तो कहती रहेगी, मतलब इंडिपेंडेंटली तो लोग यही कहते हैं जलसा बस ठीक था जी, मतलब आप अखबारात को भी देखें, इट कुड नॉट मेक अ ब्लास्ट जो कहा जा रहा था वो नहीं हुआ। हाँ, मैं समझती हूँ कि ज्यादा सर्दी हो गई, अगर आप कहते हैं कि वो ब्लास्ट नहीं था, सर्दी ज्यादा हो गई, कुछ बद इंतजामी हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग जो हैं वो इस जंग में शरीक हो रहे हैं। मतलब ज्यादा लोगों को शैला साहबा परेशानी हुई कि जब कभी नवाशी साहब तकरीर कर रहे थे तो आपने देखा सब चैनल ने दिखाया तो पंडाल खाली हो रहा था, कुर्सियां उठाई जा रही थी और वो अकेले तकरीर कर रहे थे। नवाज शरीफ की स्पीच ही नहीं दिखाई हमें। जलसे में तो सुनवाई गई ना। एहतशाम साहब जलसे की बात कर रहे हैं कि जब कायद मुस्लिम नून के, जी मैं बात कहना चाह रही हूँ, देखिए थोड़ा सा है ना, हमें मौसम का और उसका मार्जिन रखना पड़ेगा। हो गया, आप मुल्तान की तरफ देखें जहाँ पे एक एक रास्ता बंद था। सबसे अच्छा जलसा आपके शहर में हुआ था और आपने करवाया था कराची में शैला साहबा, ये माननी पड़ेगी। जितने 5 जलसे हुए सबसे अच्छा कराची में जलसा हुआ था, वो आप लोगों की वजह से हुआ था। हुकूमत होना, उस जगह पे जलसा होना एक अलग बात है, और जहाँ पे FIR कढ़ाई वाले से लेके कुर्सी वाले के ऊपर और टेंट वालों के ऊपर कट रही हो और वो खड़े में हो, तो मैं समझती हूँ कामयाबी ये थी कि ये जो दिहाड़ीदार थे, जो कुर्सियां देने वाले जो ये हैं, ये हुकूमत के खिलाफ निकल आए और इन्होंने नहीं सुनी और इन पे FIR कट। ये गलत हुआ। बहरहाल ये होती है चीजें, और इसके बावजूद भी इतने लोग निकले, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात। चले आगे चल के थोड़ा सा देखें शैला साहबा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए 2-4 चीजें पूछ लेते हैं। अभी जो बात रुक रही है, जो सब लोगों के लिए मेरा ख्याल है, जो जिसको लोग अचंभा कह रहे हैं या समझ नहीं आ रही लोगों को, कि ये सारी बातें तो ठीक है कि जी अब 31 जनवरी की आपने डेडलाइन भी दे दी है, फरवरी में क्या होगा, अब इस्तीफों में बात रुकी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जलसे जुलूसों से और ये लॉन्ग मार्च से और जनाब इसके बाद शटर डाउन से कुछ नहीं होगा, असल फ़र्क पड़ेगा इससे। या लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, ये 2-4 बंदे इधर उधर कर दिए जाएं तो ये नेशनल असम्बली से उड़ जाएंगे, पंजाब से 11 आदमी उठाए जाएं वहाँ से उड़ जाएंगे, वो आसान काम आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हमने एक तरीका किया था सेनेट का इलेक्शन में, जो चेयरमैन सेनेट के अगेंस्ट हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, तो जरदारी साहब का वो तो शो था बहुत बड़ा। नहीं, ये मैं अभी सादिक संजरानी वाली बात कर रही हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इस हुकूमत की बात कर रही हूँ कि संजरानी साहब के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सारे लोग जब खड़े हुए तो पूरे थे, जब वो वोट के वक्त आया तो उन्होंने, उनके ज़मीर जिंदा हो गए, जब वो खड़े हुए थे तो वो सारे मुर्दा थे। तो जब असेंबली में रास्ता रोका जाएगा, असेंबली में जो है वो हमारे वो बिल लेके आ रहे हैं शो ऑफ हैंड के जरिए, वो कहते हैं इलेक्शन होगा अगला सेनेट का। देखिए, अभी तक तो वो इस तरह की बातें ऑर्डिनेंस के जरिए लाते हैं, और हमारी इनसे यही मसला है कि ये आइन के दायरे में नहीं काम कर रहे। सिंध के जो जजीरे, पिछले ही दिनों वजीर आजम साहब ने बुंढार जो जजीरा है उसके लिए कहा कि ये वफाक की मलकियत है। उसका जो ऑर्डिनेंस आया वो क्यों आया? जब आपने हमसे इजाजत ले ली थी, इजाजत का मतलब था कि ये सूबे सिंध की मलकियत है, तो उसके बाद आप छुपा के ऑर्डिनेंस लाए, उसको छुपाया हुआ है और उसमें आप जो है, जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन ये कहता है कि
जजीरा जो है वहाँ के रहने वालों की मिल्कियत है, उनकी मर्जी से वहाँ काम बंडल होगा। आइलैंड का आप तो कह रहे शैला हैं साहब वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर से पैसा आएगा, वहाँ पे डेवलप होगा, वहाँ कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को रोज़गार मिलेंगे। जगह आपको हुकूमत ने नहीं ले ली, फेडरल गवर्नमेंट ने, वो जगह तो आप ही की रहेगी, प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए है वो। इत्तेशाम साहब, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, कौन कह रहा है कि हमें तरक्की बुरी लगती है, जबकि इमरान साहब से मुमकिन नहीं है। जो सूबे और वफाक के भी 50% के प्रोजेक्ट थे 2 साल से इनके दौर में रुके हुए, जो सिर्फ वफाक कर रही थी वो भी रुके हुए। इन्होंने लेटर मांगा, हमने इजाजत दे दी, लेकिन इन्होंने जो ऑर्डिनेंस निकाला उसमें इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इसको अपनी मर्जी से इसमें काम कर सकती है, यहाँ के लोगों को बेदखल कर सकती है, इसको बेच सकती है। ठीक है शैला रज़ा साहब जी, ठीक है मैम, आपका पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज इस तरह से इत्तलात ये भी आ रही हैं कि वफाकी काबीना के इजलास में ये भी इस पर भी गौर किया गया है कि सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराए जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जो ये PDM की तहरीक है, इसका भी बाकायदा आगाज़ जिस तरह से कह रहे हैं कि फरवरी के आगाज़ में ये बताया जाएगा कि लॉन्ग मार्च के लिए हतमी तारीख सामने आएगी। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन इस पर राज़ी हो जाएगी? दूसरा, अपोजिशन का ये कहा जा रहा है कि टारगेट मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात ही हैं, कि कुछ ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि इंतखाबात डिले हो जाएं। तो ऐसा कोई सूरत हाल बनती है, आपको नज़र आ रही है? देखें, माज़रत के साथ शैला साहब, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कुछ गलतियाँ फ्रस्ट्रेशन में जिस तरीके से हो रही हैं अपोजिशन से, वही गलतियाँ जो है ना वो हुकूमत भी करने जा रही है। वही जिस तरीके से हाइट पे चीज़ें पहुँचा के तसादम एक तरफ और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी चीज़ें करना। अभी ठीक है, बार बार हुकूमत ये कहती रही है कि जी सेनेट के इलेक्शन जो है ना वो वक्त पे होंगे, मार्च पे होंगे, और हुकूमत अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ सारी उनकी काबिश यही है कि हुकूमत को गिरा दिया जाए सेनेट के इलेक्शन से पहले। जब उनकी एक मेजॉरिटी हो जाएगी, 62 लोग जो है ना जो है उसमें से रिटायर होंगे, 52 जो है ना वो होंगे अपने 65 लोग टोटल रिटायर होंगे और 52 अपोजिशन के होंगे, और मेजॉरिटी हो जाएगी तो उनको काम करना आसान हो जाएगा। वहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा फैटफ का कानून पास करने के लिए पार्लियामेंट का जॉइंट इजलास बुलाना पड़ा, उससे वो बच जाएंगे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन डेस्परेट हो रही है कि ये सेनेट से पहले, इलेक्शन से पहले हुकूमत चली जाए। हुकूमत के पार्ट पे जो डेस्परेशन हो रही है नज़र आ रही बड़ी वाज़े तौर पे, उनको भी शायद लग रहा है कि जी कहीं राइट लेफ्ट से कुछ हो ना हो जाए, ख़तरा ना हो जाए, वो भी चाहते हैं पहले आ जाए। तो मेरा ख्याल है दोनों के पार्ट पे झुंझलाहट तो साबित हो रही है। असल चीज़ जो है मेरा ख्याल है जो शैला सबक करने वाली है कि देखें ये मुल्क तसादम का अब मज़ीद मुस्तहकम नहीं हो सकता। गैर मुस्तहकम हुकूमत अगर होगी तो मुश्किलात होगी। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ते बढ़ते जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती चली जा रही हैं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। कल आपकी हुकूमत आ जाती है, नून की आती है, आप ये तो 2 साल निकाल दिए, आप 1.5 साल में नहीं निकाल पाएंगे, ये हालात हो जाएंगे। बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को जो है कि नाखून लेने होंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होगा, लेकिन क्या ऐसा माहौल है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शहला रज़ा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज ये भी मौजूद बहस बना हुआ है, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से भी बातें हो रही हैं। ज़ाहिरा वालदा की ताज़ियत के हवाले से वो गए, लेकिन कुछ अहम सियासी मामलात पर भी बात हुई। आखिर कैसे याद आ गई बिलावल भुट्टो साहब को मुलाकात करने की शहबाज शरीफ साहब से? अच्छा, अब देखें, अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ ताज़ियत ही के लिए गए होंगे तो ना आप मानेंगे ना मैं मानूंगी। सियासी लोग जब मिलते हैं तो सियासत पे ही बात करेंगे, और ये हमारे दरमियान माजी इतना खुशगवार नहीं है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब के भाई की डेथ हुई थी तो आसिफ जरदारी साहब नहीं जा सके थे, चाहने के बावजूद भी। और जैसे कि मुसलमानों में और पूरी दुनिया में एक तरीका है कि हम चाहे खुशी के मौके पे ना जाएं लेकिन गम पे जरूर जाते हैं। कोई भी नहीं भूलता है ये सारी बातें, लेकिन ये हमारी जात से रिलेटेड है ना, सियासी एक अलग चीज होती है, तो एक ताज़ियत भी जरूरी थी। और दूसरी बात ये है कि PMLN के साथ हमारी पार्टी और सारी पार्टीज एक स्ट्रगल कर रही हैं इतनी बड़ी, तो जरूरी है कि अगर हर पहलू पे
उनसे भी बात हो जाए और एक अच्छा हमारा एक सिलसिला हो जाए। सही बात, ठीक है। एहतशाम साहब से ज़रा एनालिसिस ले लेते हैं। एहतशाम साहब, हमने देखा कि शहबाज शरीफ का जो नुक्ता नज़र है वो PDM के बयानिए या फिर नून लीग के नैरेटिव से ज़रा मुख्तलिफ राय। हमने देखा बहुत सारे मामलात पर उन्होंने नेशनल डायलॉग की भी बात की अभी हालिया। बिलावल साहब का आज मिलना क्या समझते हैं आपके? कन्वे करने की कोशिश की गई है कि मुफाहमत का वक्त अब गुजर चुका है, खुल के सपोर्ट कीजिए? क्योंकि बिलावल साहब भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद कहीं लचक का मुजाहरा करिए, लेकिन हालिया जलसे में उन्होंने भी बड़े खुलकर हमने देखा कि बातें की, तनकीद भी हुई। देखिए, सियासी तौर पे तो मैं नहीं कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब मार्जिनलाइज हो गए हैं या उनके लिए कोई मुश्किलात तो अपनी जगह है ही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर तो बावजूद इस बात के कि वो सदर हैं, नवाज शरीफ साहब रहबर हैं, और फिर जिस तरीके से फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया गया मरियम साहबा को, और जिस तरीके से कुर्बानियाँ हमजा की हैं, 1.5 साल से अंदर हैं। मुझे याद है 99 के कू के बाद मुशर्रफ साहब जब ने इनको भेज दिया था सारी फैमिली को, तो वो उस वक्त छोटा था, वो 2-1.5 साल उसने जेल में गुजारे थे। अब सवाल इस वक्त यह है कि लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं। पिछले दिनों आपने देखा ताज़ियत के लिए वो भी गए थे अपने जो इंसार अली खान साहब, वहाँ पे भी कहने वाले लोग कहते हैं कि आपस में उनकी बातें हुई कि जी किस तरीके से मुफाहमत का बयानिया आगे लेके जाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है और किसी हद तक मैं समझता हूँ शायद ठीक भी है, उन्हें पता है कि कन्फ्रंटेशन से PMLN को नुकसान पहुँचेगा, इससे बचना चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात में जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये जलसा बहुत सारे लोगों से जो खबरें आई हैं वो यही कह रहे हैं कि जो तंजीमी महारत शहबाज शरीफ साहब की और हमज़ा की ख़ास तौर पे लाहौर में है, वो उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो यही कह रहे हैं कि जी शायद वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जी इससे हमें नुकसान होगा, कन्फ्रंटेशन से नुकसान होगा, अदारों के साथ लड़ाई करके। और फिर जब आप कहते हैं कि जी बिलावल साहब भी कहते हैं और मरियम साहबा भी कहती हैं और अपने मौलाना साहब भी कहते हैं कि जी सिलेक्टर और सिलेक्टेड से मुलाकात से बात नहीं होगी, तो ज़ाहिर है फिर कहाँ से बात होगी? आपको अदारों में लाना पड़ेगा। अगर ये कहा जाए कि जी आप सिर्फ पब्लिक के ज़ोर पे ला के तो आप इनको हटा देंगे, तो बज़ाहिर मुश्किल ही लगता है कि इतनी आसानी के साथ होता नज़र नहीं आया। हमने नहीं देखा कि ये अपनी ज़िंदगियों में इस तरह हुआ है। मेरा ख्याल है तसादम से बचने की ज़रूरत है। और ये जो अनारकी की बात मौलाना फजल कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात। आप नहीं समझते कि इंशाअल्लाह कि अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए, चाहे भले जैसे भी हालात हैं, हुकूमत को शुरुआत करनी चाहिए, आपको हाँ करनी चाहिए, ताकि ये मामला किसी तरफ चले, अदरवाइज तो कन्फ्रंटेशन में दोनों मारे जाएंगे। अच्छा देखिए, बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि बड़ी बड़ी जंगें भी जब होती हैं, पीक पे हो रही होती हैं, तो कहीं पे डायलॉग चल रहा होता है और कोशिश यही होती है जंग में जो है जोर पैदा करके कि हर फरीक चाहता है कि वो अपनी टर्म पर जो है अपनी टर्म्स पे लाकर डायलॉग करे। अगर हुकूमत जो है हर मामले में गलत तरीका इख्तियार करेगी तो फिर हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि वो जुल्म में दाखिल हो चुकी है और जुल्म की रात लंबी जरूर होती है लेकिन सुबह होती। ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी जिस तरह से आपने भी बात की कि मामला तसादुम की तरफ जा सकता है, आपको लगता है कि आगे जब लॉन्ग मार्च की तरफ अपोजिशन आती है, बज़ाहिर तो लगता नहीं है, कहा जा रहा है कि शायद मामला वो हो जाए, लेकिन ये तसादुम बढ़ सकता है, खतरा हो सकता है? देखिए जो सिनेरियो बिल्डिंग की जा सकती है वो है शैला साहब, मुझे नहीं ऐड कर दूं। जी अगर मैं ऐड कर दूं प्लीज। ठीक है शैला साहब, वक्त कम है। जी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो टीवी पे टिकट चल रहा है कि पीपल्स पार्टी के जमील मंच पे FIR हो गई। तो तसादुम तो हमने देखा कि मुल्तान में हुआ चाहता था। ठीक है, इस वक्त जरूरत है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ से लचक का मुजाहिरा करना होगा कि मामला जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।